आज हमारी FIA की फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में आप जान पाएंगे कि आपका फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, कैसे आपने फिजिकल टेस्ट में जाना है, किन किन पोस्ट पर फिजिकल टेस्ट होगा। नंबर 2, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो कैसा होगा, कितने नंबर के उसमें MCQs होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं। और इस क्लास में हम करने वाले हैं एक ओरिजिनल पास्ट पेपर, जो कि इससे पिछली भर्ती आई थी उसमें ओरिजिनल पास्ट पेपर हुआ था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड था, कंप्यूटर पर हुआ था। और कंप्यूटर पर आपने कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ में एक ओरिजिनल पेपर भी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर एक्चुअल में आता कैसे है FIA का। तो सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 समझाने वाला हूं। इवन मैं आपको इंटरव्यू के बारे में भी समझाऊंगा कि आपको इंटरव्यू किस टाइप का होता है और कैसे आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये वीडियो जो है लंबी होने वाली है। एक ये प्रॉपर क्लास है हमारी, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास होती है वो सब बच्चों के लिए फ्री होती है। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी थोड़ी सी हमारी फ़ीस होती है, वो पे करके आप अपना ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट क्लास आपने सब ने देखनी है। अपना टाइम निकाल कर बैठ जाओ। कोई अगर आपने काम करना है तो काम कर लो, बाद में आकर देख लेना वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आपको किसी से ना कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ यहीं पर ही मिल जाएगा। अच्छा, याद रखें कि हमारा WhatsApp नंबर आपको शो हो रहा है आप स्क्रीन पर। तो आपने क्या करना है, इस पर हमें मैसेज करना है। उस पर अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको जो है क्या करेंगे, आपका नंबर सेव कर लेंगे और साथ में आपको एक फ्री PDF बुक देंगे। इस जॉब की भी, अगर किसी और जॉब की भी चाहिए तो उसकी भी आपको वहाँ पर फ्री में PDF बुक दे दी जाएगी। उसके हम पैसे नहीं लेंगे। नंबर 2, आपको हमारे WhatsApp स्टेटस पर जॉब के ऐड भी नज़र आते रहेंगे और साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेगी कि कब आपका फिजिकल टेस्ट है, कब आपका रिटन टेस्ट है, कब आपके इंटरव्यूज़ हैं, कब सिलेक्शन हो चुकी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे WhatsApp पर मिलेगी। और अगर आपने कुछ पूछना हो, कुछ गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मैं खुद भी आता हूँ WhatsApp पर कभी कभी, तो मैं भी आपको वहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपने क्लास लेनी है या नहीं भी लेनी, तब भी आपने हमें लाजमी वैसे करना है। आपने हमारी कम्युनिटी का हिस्सा लाजमी बनना है। जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, आप सब ने मुझे मैसेज लाजमी करना है। तो पहली क्लास में जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, वो हम पता करेंगे पहले कि फ़िज़िकल टेस्ट जो है ना किन किन का होगा और कितना होगा, कब होगा, ठीक है। उसके बाद हम रिटन टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको कि इसका सिलेबस कैसा होगा। और लास्ट में हम करेंगे पूरा ओरिजिनल पास्ट पेपर, जो कि पिछले में आया था, पिछली भर्ती में आया था। अच्छा, उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी जो फ़ीस रहेगी मैं आपको बताता हूँ यहीं पर ही। फ़ीस हमारी सिर्फ होगी RS 1500 रुपये, बस सिर्फ 1500 रुपये जो है ना आपने देना है, एक बार देना है। ये 1 टाइम फ़ीस है। आप घर बैठे हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, सुकून से घर में बैठे। और हमारा सिस्टम जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो क्या होता है कि हम आपको करते हैं अपनी वेबसाइट पर ऐड, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर हम आपको ऐड करेंगे तो फिर आपको जो है ना हमारी तमाम क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जितनी भी क्लासेस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 क्लास होगी है, 2 होगी है, 3 होगी है, तो ये सारी देखने को आपको वहाँ पर मिलेंगी। और डेली एक न्यू क्लास आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप लेट भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि वीडियो जितनी भी होती है क्लास हमारी वो ठहर जाती है हमारे वेब पोर्टल पर, जो कि आपको मिलेगा फ़ीस पे करने के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपको वीडियो क्लासेस डेली मिलेंगी और टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप टेस्ट अपना वीडियो क्लास को देख सकते हैं। इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। सारी क्लासेस ठहरी रहती हैं। जो दिन बढ़ते जाते हैं डेली एक न्यू क्लास उसमें ऐड हो जाती है। उसी हिसाब से फिर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। जब तक आपका रिटन टेस्ट नहीं हो जाता तब तक क्लासेस भी जारी रहेंगी। और साथ में स्पेशल PDF नोट्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको इन्हीं क्लासेस के साथ ही मिलेंगे, एक ही फीस में मिलेंगे। और उसके बाद वहाँ पर लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है हफ्ते वाले दिन टेस्टिंग भी होती है, टेस्ट भी लेते हैं, साथ में गपशप होती है। सब बच्चे मुझसे बोल भी सकते हो, मैं भी आपको साथ वहाँ पर बात कर सकता हूँ, क्वेश्चन आपके ले सकता हूँ। साथ में फिर सारी बातें होती रहती हैं, सब कुछ अच्छा माहौल होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये फ़ीस कुछ भी फ़ीस नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप जाके पता कर लो, इतनी कम फीस में और इतनी क्वालिटी वाली एजुकेशन अगर आपको कोई दे रहा हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इस 1500 रुपये में देखो, आपका टेस्ट जो है 2 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद, कम से कम 2 महीने बाद तो होगा, ठीक है। तो फिर आपके हिसाब से कोई फ़ीस ज़्यादा है, कोई कितना 500 रुपये महीना बनती है। और बहुत से बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, फिर बहुत से बच्चे कमेंट वगैरह करते हैं, सर आप फ्री में पढ़ा दीजिए, आप जो है ना इस तरह कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। तो देखो, हमारा भी अखराजात होते हैं। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये भी पैसों का बना हुआ है। इसके बाद जो मेरी टीम है उनको मैं तनख्वाह
देता हूँ, ठीक है। उनको मैं अब अपनी जेब से पैसे लगा के देता रहूँ, मैं भी अपना टाइम निकाल के आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो वो भी मैं आप फ्री में आपको पढ़ाऊँ, तो इस तरह अच्छी बात नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि आप आओ मेरे घर में आके मेरे काम कर दिया करो, मेरे बर्तन धो दिया करो, मेरे घर में जो है ना सफाई कर दिया करो, तो आप कहेंगे सर हमें तो सैलरी चाहिए, फीस पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो हर कोई जो है ना थोड़ा बहुत आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये फ़ीस मैंने जानबूझ के कम रखी हुई है, इसलिए कम रखी हुई है ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर ले। मुझे पता है कि आपको पहले ही 2000 का टीका लग चुका है, 2000 का इंजेक्शन जो गवर्नमेंट लगाया चालान की सूरत में, अप्लाई के टाइम वो आपको लग चुका है, इसलिए मैंने फ़ीस कम कर दिया, वरना हमारी फ़ीस हमेशा इससे कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो खैर है, ये तो आपका दिल करे तो आप कर लो, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुद से कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से सीख लो चीज़ें और अपना खुद से तैयारी शुरू कर दो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब चलते हैं अपना क्लास की तरफ वापस। तो सबसे पहले याद रखो कि आपका जो टेस्ट होगा ना, सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 होता है अप्लाई के बाद, वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट सब पोस्ट पर नहीं होता, याद रखना है, फिजिकल टेस्ट सब पोस्ट पर नहीं होता है, ये कुछ पोस्ट पर होता है। जैसा कि कौन कौन सी, कांस्टेबल की, ठीक है, ड्राइवर की, ASI की, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की। ड्राइवर कौन सा, ड्राइवर कांस्टेबल वाला, ठीक है, दूसरा नहीं, स्टाफ कार वाला नहीं। अच्छा, इन पोस्ट पर सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जस्ट और जस्ट रनिंग होती है, आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है, और जो लड़के होते हैं उनकी जो है ना, लड़कों की चेस्ट मेजरमेंट भी होती है। जस्ट इसमें रनिंग होती है, इसमें ना कोई पुशअप है, ना ही कोई इसमें सीटअप है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने रनिंग करनी है, ठीक है। तो इनकी होगी। अब ये जो पोस्ट हैं जैसा कि UDC है, LDC हो गया, असिस्टेंट की पोस्ट है जो 15 ग्रेड की थी, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हैं, और स्टाफ कार ड्राइवर जो है, इनकी रनिंग नहीं होती, तो मतलब इनका फिजिकल भी नहीं होता, ना ही इसमें कोई आई साइट रिक्वायर्ड होती है, ना ही इसमें हाइट रिक्वायर्ड होती है, ना ही आपने रनिंग करनी है। तो आप लोगों ने सिर्फ रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। जब रिटन टेस्ट होंगे तो आपकी स्लिप उस वक्त ही आएगी, रिटन टेस्ट की, फिजिकल की आपकी स्लिप नहीं आएगी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाले बच्चे, इनकी पहले पहले क्या आएगी, फिजिकल स्लिप आएगी, ठीक है। अप्लाई जैसे ही एंड होगी, इसके बाद फिजिकल टेस्ट की स्लिप आ जाएगी, तकरीबन ईद से बाद ही तकरीबन इसका फिजिकल होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल टेस्ट इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये फिजिकल टेस्ट किन का होगा, कांस्टेबल का, ड्राइवर कांस्टेबल का, ASI का और सब इंस्पेक्टर, इन चारों का क्या होने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट होंगे। इनकी पहले पहले स्लिप आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी रनिंग है जो लड़कों के लिए है, वो है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में उन्होंने तय करनी है, ठीक है। ये बॉयज़ कितने में करेंगे, 1.6 किलोमीटर, जिसे हम 1600 मीटर भी कहते हैं, इसे हम 1 मील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने मिनट में होगी, 7 मिनट में, किन के लिए, जो हमारे बॉय बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, फीमेल के लिए भी जो ना रनिंग बिल्कुल सेम रहेगी, वैसे ही 1.6 किलोमीटर, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा बस। इनकी जो रनिंग का टाइम है फीमेल के लिए वो कितना है, 10 मिनट है, ठीक है। इनका 10 मिनट रहेगा। फीमेल जो हमारी बेटियां हैं, तो आप उनकी जो रनिंग है वो 10 मिनट में होने वाली है, 1.6 किलोमीटर, बिल्कुल फासला सेम टू सेम है। लड़कों का ज़रा टाइमिंग कम है, तो प्रैक्टिस आपने अभी से शुरू कर देनी है। ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए से आपने प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। आप रनिंग किया करो डेली बेसिस पर, ज़्यादा तेज़ मत भागा करो, स्लो स्लो, पहले जब स्टार्ट कर रहे हो तो जॉगिंग स्टाइल में स्टार्ट करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फिजिकल टेस्ट को आपने कैसे पास करना है, कैसे आपने रनिंग करनी है, क्या क्या तरीके से आपने तैयारी करनी है। अगर आपके पास टाइम भी कम बच जाए तो तब आपने कैसे फिजिकल टेस्ट को पास करना है, वो मैं एक अलहदा से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। फिलहाल इतना दिमाग में रखो, ये आपके यहाँ पर। और उसके बाद हाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी रनिंग हो जाएगी तो आपकी हाइट की मेजरमेंट भी होगी, जो कि ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट मेंशन थी, 5.6 इंच थी बॉयज़ के लिए, ठीक है, और 5.4 इंच थी फीमेल्स के लिए। समझ आ गया। तो ये आपकी हाइट भी पूरी होनी चाहिए। अगर किसी की हाइट इससे है कम तो बराए मेहरबानी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इससे आपकी 1 आधा इंच भी कम है तो 100% आपको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। इन पोस्ट का नहीं होगा, इन पोस्ट वालों का फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होगी, पुशअप वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको बात समझ आ चुकी होगी मेरी। नेक्स्ट चलते हैं रिटन टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाएगा तो आपको रिटन टेस्ट की स्लिप आएगी। रिटन टेस्ट स्लिप सब पोस्ट की आएगी, ठीक है ना। और टेस्ट जो है ना सबका ही होगा, और टेस्ट जो इसका होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड, जिसे हम CBT भी बोलते हैं उसे। कंप्यूटर बेस्ड से क्या मुराद हुआ
कि आपको कंप्यूटर पर जाके टेस्ट देना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, हमने तो कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है। तो कंप्यूटर वहाँ पर जाके चलाना नहीं है, ना ही आपने वहाँ पर जाकर कोई प्रोग्राम जाके बनाने हैं, ना ही कोई आपको फाइल दी जाएगी आप उन्हें सेट करके दो। कंप्यूटर बेस्ड में कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या होगा, आपके पास एक माउस होगा, माउस पकड़ना हर किसी को आता है, ठीक है। माउस को उठा के ऐसे घुमा के आना है, जो जो ऑप्शन यहाँ से सवाल पढ़ना है, ठीक है, इस तरह का पूरा होगा। पहला सवाल यहाँ पर टाइमिंग भी आपकी शो हो रही होगी, यहाँ पर कितना टाइम आपके बचा हुआ है ये भी वहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे सवाल होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस माउस उठा के लाओ, जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उसे उधर जाके क्लिक कर दो, बस सेम टू सेम आसान सा सवाल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या होगा, कंप्यूटर आपने वहाँ पर कोई चलाना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता वो वहाँ पर सिखा भी देंगे थोड़ा सा कि आपने कैसे पेपर अटेंड करना है, वहाँ पर आपको सिखा भी देंगे। बस माउस को उठा के लाओ, जो ऑप्शन ठीक लग रहा है उस पर क्लिक मार दो, कौन सी मुश्किल बात है। ये तो हाथ से लिखने से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुकून से आपने ना कुछ लिखना है ना हाथ को थकाना है, इधर से आके क्लिक करो, बस खत्म। और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम भी शो होगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ये है कंप्यूटर बेस्ड सवाल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, सबको आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता, कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी, तब भी आपको ये आ जाएगा वहाँ पर, इससे घबराने वाली बात नहीं है। अपने रिटन टेस्ट पर फोकस करो। जो मेन काम आपने करना है वो ये है कि आपने टेस्ट कैसे तैयार करना है, जिसकी क्लासेस हमारी भी हो रही हैं, हमसे नहीं लेनी, कहीं और से भी ले सकते हैं या ख़ुद से भी आप कर सकते हैं। तो आपको वो आप पर डिपेंड करता है आपने कैसे चूज़ करना है। अब आ जाओ कि जब जिनका जो है ना रिटन टेस्ट की स्लिप आ जाएगी, और याद रखना है जिसका फिजिकल टेस्ट पास होगा उसी को ही रिटन टेस्ट की स्लिप आएगी। जिनके फिजिकल टेस्ट हैं, LDC UDC की बात नहीं कर रहा, जो है कांस्टेबल वगैरह है, SI वगैरह, तो इनके सिर्फ है, उनको आएगी रिटन टेस्ट की स्लिप। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है पहला, फिजिकल वाला। अच्छा, अब जो है ना इस बार जो है 2026 में पेपर आने वाला है 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। जो इससे पिछली भर्ती आई थी ना उसमें MCQs थे 60। जो पिछली भर्ती आई थी उसमें 60 MCQs के क्या थे, अपना पेपर था 60 MCQ पर मुश्तमिल, और हम नंबर उसके भी 100 ही थे। वो परसेंटेज के हिसाब से थे, 20%, 30%, उसके हिसाब से नंबर उसके भी 100 ही थे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से थे। अब की बार जो न्यू सिलेबस आया है वो क्या है, उसमें 100 MCQs आपके आने वाले हैं, ठीक है। और टोटल इसमें क्या होंगे, 100 नंबर का वो पेपर होगा, 1 नंबर की 1 MCQs होगी। उसमें से जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा। और ये टाइम कंप्यूटर पर होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर पर अपना लॉगिन करोगे, टाइम यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ पेपर गुम। ये वो वाला तरीका नहीं है कि बाद में मांगते रहते हैं कि जिस पेपर जल्दी दे दो, ठीक है ना, ये खुद ब खुद वहाँ से गुम हो जाएगा। और टोटली मेरिट होता है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर में आपका रिज़ल्ट उसी टाइम ही वो खुद ब खुद फील्ड हो जाता है। जो जैसे ही आप एंट्री करते हैं कंप्यूटर तो उसी वक्त बताता है कि इसके कितने MCQs ठीक है, कितने गलत है। आपको बताएंगे नहीं, मतलब ये हेडक्वार्टर में पहुँच जाएगा कि किसने कितने नंबर लिए हैं। तो ये जल्दी मतलब होता है कि चेकिंग करने का अजाब नहीं होता। जैसे कि अगर रिटर्न टू पेपर हो ना तो उसको फिर बाद में चेक करना पड़ता है मैनुअली। तो यहाँ पर सुकून है। यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका पेपर एंड हुआ, तो रिज़ल्ट आपका वहाँ पर पहुँच जाता है हेडक्वार्टर में। इसको वो बाद में इशू करते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फ़िलहाल क्या रखना है आपने याद कि आपका 100 MCQs का क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है, और उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। तो टाइम के हिसाब से आपने करना है। ये जो पेपर है ये कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में फिर आप अलग से आपके व्हाट्सएप पर पूछते हैं या कमेंट्स में पूछ रहते हैं। और कितने माशाल्लाह अच्छे बच्चे अभी भी होंगे जो वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, कमेंट्स में पूछेंगे नेगेटिव मार्किंग होगी सर, फलानी चीज़ होगी, तो वीडियो देखते नहीं है तो मैं उनको जवाब भी नहीं देता हूँ, उन कमेंट्स को मैं जवाब भी नहीं देता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपने क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। पेपर का जो मीडियम है, पेपर जो है आपका इंग्लिश में होगा, याद रखना है। इसमें उर्दू वगैरह शामिल होंगे, जितना पेपर होंगे आपके वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ होगा उसमें सब कुछ, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। ये हमारा पेपर है। अब आ जाते हैं कि इसमें सवाल सर कहाँ से आएंगे, कितने कितने MCQs आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 20 MCQs आएंगे इंग्लिश के। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, वोकैबुलरी पोर्शन जिसे हम सिनोनिम एंटोनिम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। हम तो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे अपने बच्चों को, हर एक चीज़ हम समझाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, फिर हम उनके MCQ स्टार्ट करवाते हैं। इसलिए हम इंपॉर्टेंट MCQs के साथ उनके कंसेप्ट भी समझाते हैं एक एक चीज़ के। उसके बाद 10 MCQs आपकी आएंगी इस्लामिक स्टडीज़ की, ये भी आपने तैयार करने हैं अच्छे से। पाकिस्तान स्टडीज़ की भी जो है ना 10 MCQs आने वाली हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज जो है इसके सवाल होंगे, ये भी
भी एक अपने आप में लंबा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैपिटल सिटी आ जाते हैं, करेंसीज आ जाती हैं, जियोग्राफी आ जाती है सारी इसमें। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको आप आसान ना समझो, ठीक है। ये भी 20 नंबर का होता है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। और आपका जो है ना कंप्यूटर भी आएंगे 10 नंबर के, आप क्या होंगे कंप्यूटर के सवालात भी इसमें शामिल होंगे, 10 MCQ उसकी होंगी। मैथ और IQ, इसका IQ का पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। IQ आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैथ, और हम तो स्पेशल फेमस है इसी के लिए, मैथ IQ के लिए, तो हम इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। उसके बाद FIA एक्ट के सवालात आएंगे जो कि 10 MCQs होंगी। FIA एक्ट 1974 का जो एक्ट है उसमें से भी आपकी MCQs आएंगे। तो इस तरह से मिला के एक पेपर हो जाएगा आपका 100 MCQs का। तो आपने अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। ये आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें मैंने बताया था कि हम अब करेंगे पिछले साल का एक पास्ट पेपर जो कि एक्चुअल में हुआ था कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड कहाँ पर होता है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी होती है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसका टेस्ट होगा कहाँ पे। ऑलमोस्ट हर डिवीजन में सेंटर होता है, ठीक है। जो भी आपका डिवीजन बनता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिवीजन होता है। और जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं तो उधर तो 100% जो है ना उनका सेंटर होता है, लेकिन कोई कोई डिस्ट्रिक्ट छोटे होते हैं तो उनका जो है ना डिवीजन में शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस होते हैं वहाँ पर इनका ये होता है, और बैच वाइज होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, ये शिफ्ट फलानी है, बैच 3 का, शिफ्ट 1A का ये पेपर है, ठीक है। मतलब ये है कि क्योंकि एक साथ तो नहीं बिठा सकते ना, इतने ज़्यादा कंप्यूटर तो नहीं है। अब लाखों की तादाद में आप होंगे अप्लायर्स, तो सबको हज़ारों बंदों को एक ही कमरे में कैसे बिठा सकते हैं। तो बैच रखते हैं कि पहले 90 मिनट में इतने बंदे को होगा, फिर अगले में इतने बंदे का, फिर अगले में इतने बंदे का। तो इस तरह से रात तक इनके टेस्ट चलते हैं। रात के 6 बजे तक भी टेस्ट हो रहे हैं, शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, सुबह से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और पेपर डिफरेंट होता है सबका, ये याद रखना है। सिलेबस वही रहेगा, ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होंगे। कोई फर्स्ट टाइम देखेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड टाइम भी उसको वही होंगे। पेपर यही रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि डिफरेंट रहता है सिस्टम, ठीक है। सिलेबस सब ने आपने फोकस करना है सबसे पहले। चलो जी, पहले हम सवाल कर लेते हैं, ज़रा भी अपना पूरा पेपर कर लेते हैं, ओरिजिनल पेपर, जो कि ये है ASI का, ठीक है। हर पोस्ट का अलग रहेगा, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। जो छोटी पोस्ट हैं, कांस्टेबल वगैरह, उसका थोड़ा सा पेपर इजी होता है इनकी निस्बत, सब इंस्पेक्टर की निस्बत, असिस्टेंट की निस्बत, ठीक है। लेकिन सब ने देखना है। तो ये जो पेपर हुआ था ये 60 MCQs का था, याद रखना। ये पिछली भर्ती का है, तो इसमें 60 MCQs थे। इससे जो पिछली भर्ती थी 2019 से की बात की जाए तो उसमें 100 MCQs का ही पेपर हुआ करता था, फिर दोबारा 60 हो गया, अब दोबारा 100 का होने वाला है, ठीक है। तो 60 MCQ का पेपर है, ये इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्यूटर बेस्ड है, इस तरह से आपको क्वेश्चन शो होंगे, ठीक है। अब शो होंगे, यहाँ पर आपको टाइम भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नज़र आएगा, प्रीवियस का नज़र आएगा, और किसी क्वेश्चन पे आप जाना चाहते हैं पहले जा कर, तो वो सब ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट से मुराद ये होता है कि जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट MCQ शो हो जाएगी। अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको बैक, ये आपने मोबाइल चलाए हुए, मोबाइल में आपको अच्छे से पता होगा, बड़ा वीडियो वगैरह चलाते हैं, वही वाले ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन आपको ठीक लगे, माउस लेके आना है, वहाँ पर आके क्लिक कर देना है। तो पहला सवाल हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का जो है सिनोनिम आपने बताना है, ठीक है। ये इंग्लिश का सवाल है। सिनोनिम जो है ना, इनॉर्मस कहते हैं बड़ी चीज़ को, ठीक। कोई चीज़ बड़ी चीज़ हो, जैसा कि ज़्यादा मिकदार में हो, उसे हम बोलते हैं इनॉर्मस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ह्यूज, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ह्यूज। तो आपने इस पर माउस लेके आना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आंसर यहाँ पर इसका क्या रहेगा, ह्यूज रहेगा, इनॉर्मस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एंटोनिम ऑफ एरेटिक। एरेटिक का एंटोनिम आपने यहाँ पर बताना है, इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। एंटोनिम से मुराद क्या होता है, जो इसका मीनिंग जो होता है मुख्तलिफ हो इससे। तो इसका जो अपोजिट रहेगा, इसका रहेगा कंसिस्टेंस, ठीक है। एरेटिक का मतलब होता है जो बंदा आर्जी तौर पर हो, मतलब उसको पढ़ने का, कोई भी करने का काम का शौक़ नहीं है, आर्जी तौर पर है, उसे बोलते हैं एरेटिक। और कंसिस्टेंस बोलते हैं जो बिल्कुल रेगुलरली अच्छे से कर रहा हो। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कंसिस्टेंट बच्चे हो, आप पढ़ोगे अच्छे से, इसलिए आपने कंसिस्टेंस रहना है, ये वाला नहीं बन जाना एरेटिक, ठीक है। मतलब पढ़ लिया, टाइम पास कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट भर्ती में देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है, आपने मेहनत करनी है फुल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन ही इज़ फाउंड। यहाँ पर आपने बतानी है कि प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी, ही इज़ फाउंड म्यूजिक, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो लगेगी वो लगेगी ऑफ, ठीक है। याद रखना है आपने, फाउंड जब भी होना तो इसके साथ हमेशा ऑफ ही लगता है, ठीक है, कि वो जो है म्यूज़िक का बड़ा शौकीन है। ही इज़ फाउंड ऑफ किसका, म्यूज़िक का शौकीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं,
पीस ऑफ केक मीन्स, ये बेसिकली एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ भी आपने याद करनी है, स्टेप बाय स्टेप याद करनी है, तभी आपको समझ आ जाएंगी ये फ्रेज। पीस ऑफ केक का मतलब क्या बनता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक इजी वर्क को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, इजी टास्क, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक आसान सा काम, जैसे कहते हैं ना केक का टुकड़ा, अगर सिंपल लफ्ज़ों में ट्रांसलेट किया जाए, हालांकि ये तो जुमले हैं, लेकिन इसको मतलब क्या होता है कि आसान सा जो है ना टास्क, जो भी आसान सा काम आप कर रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, तो इसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है, ये भी आपने स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस? क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, पहले उसको स्टार्ट में ले कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये है ना, इसको उठा के लेते हैं सब्जेक्ट जगह पर, जो कि है हर डॉल, तो ये हो जाएगा हमारा हर डॉल। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी देखते हैं कौन सी है, ये है हैज़, ठीक है। जब हैज़ हैव आया हुआ हो तो हम लगाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हैज़ बीन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। उसके बाद फिर क्या लगेगा, यहाँ पर जो अपना पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, कन्फर्म होता है। कोई भी सेंटेंस हो आपने उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। लोस्ट की तीसरी फॉर्म होती है लॉस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम आखिर में क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा के आखिर में ले आते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बेबी है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, द बेबी ही रहेगा। ये सिंपल सा इसको हल करने का तरीका। तो इसका ऑप्शन हम देख लें कहाँ पर है, ये वाला हर डॉल हैड बीन, ये भी नहीं है, हर डॉल हैज़ बीन लॉस्ट बाय द बेबी, ये वाला रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ये वाला सवाल है, तो आपने इसको ऐसे बनाना, तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, आपको कोई भी पैसे वाइज तंग नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो पूछा, इसका मतलब पूछा गया है, मीन्स क्या है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब आपसे पूछा गया है। तो आपने देखना यहाँ पर इसका मतलब होता है बेसिकली कि जो बंदा क्या करता है, टू चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर, कोई बंदा बेहतरीन काम करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने आप का बिहेवियर चेंज कर दे, तो उसे हम बोलते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो अपने आप को एक न्यू समझ लो, पत्ते की तरह आपने ढालना है। तो सेम टू सेम इसका मीनिंग ये बनता है कि आपने अपना जब बिहेवियर जो है वो चेंज कर देना है अब बेटर के लिए, तो मैं भी आपको कहूँगा कि टू टर्न ओवर द न्यू लीफ, ठीक है ना, ओवर अ न्यू लीफ, कि अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बेटर करने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करो, फजूल काम छोड़ दो, टाइम ज़ाया करना छोड़ दो, अपने जॉब्स के एग्ज़ाम की तरफ तवज्जो दो, अगर आप वाकई में ही सीरियस हो कि आपकी लाइफ सेट हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ से आपने करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है, ही इज़। उसके बाद यहाँ पर बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, पूछा गया है, एन लगेगा, दा लगेगा या नन लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, एन लगेगा। यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, ये वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड से मुराद क्या हुआ, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, एच की आवाज़ नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से मुराद क्या हो गया, समझ लो कि स्टार्ट में अलिफ मद आ गया, यूँ समझ लो, ठीक है। उर्दू में समझ लो अलिफ आ गया, यूँ समझ लो। तो जहाँ पर भी ये वाला हो ना, इसकी साउंड आ जाए, जिसे हम वॉवल साउंड कहते हैं, तो वहाँ हमेशा आर्टिकल ए नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, एन लगता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज़ कॉल्ड, एक ऐसा बंदा जो कि इंसानियत से नफ़रत करता हो, उसे क्या बोला जाता है। एक ऐसा बंदा जो कि इंसानियत से नफ़रत करता है, उसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपने देख लेना है, ये इसको नहीं बोलते, ठीक है, ये रहेगा मिसेंथ्रोप, ठीक है। मिसेंथ्रोप जो है ये बोल देता है ऐसे बंदे को जो कि इंसानों से नफ़रत करना शुरू कर दे, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बेचारा इंसानों ने तंग इसको इतना किया हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनल तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी, कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ आई, उसके बाद यहाँ पर आपने बताना क्या रहेगा, रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो ये बेसिकली एक सेंटेंस है, ठीक है, जो कि हम इसको बनाना सिखाते भी हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता, ये लंबे लंबे टॉपिक है। अब यहाँ पर मैं आपको असूल समझाना शुरू कर दूँ तो ये क्लास एंड हो जाएगी यहीं पर ही, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये अलग से सीखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता, यहाँ पर लगेगा वर, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, वर। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, वर रहेगा। क्यों रहेगा, जब भी हम ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, कि यार काश मेरे पास पैसा होता, मैं तो आग लगाता था दुनिया में, ठीक है ना, तो ये ख्याली पकाव होते हैं कि भाई कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, FIA की जॉब ही तो है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, बाद में तैयारी कर लेंगे, टाइम जब आएगा तो 10 दिन में पेपर कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, ये ख्याली पकाव हैं। जब ख्याली पकाव पकाए जा रहे हों तो उसकी स्टार्ट में जो लगता है ना, वो क्या लगता है, पास्ट का यूज़ होता है, जिसमें वर का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये ख्याली पकाओ, इफ़ आई वर रिच, कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तब मैं गरीबों की मदद करता। ये अलग बात है कि
उसने मदद फिर भी नहीं करनी थी, लेकिन एक ख्याली पकाव है, तो जब भी ख्याली पकाव पकाए जाते हैं तो तब वहाँ पर हमेशा वर लगाया जाता है। ये एक इंग्लिश का रूल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एंटोनिम ऑफ वैग। वैग का आपने एंटोनिम बताना है। वैग का मतलब होता है धुंधला, जो क्लियर नज़र ना आ रहा हो, अनक्लियर चीज़ को कहते हैं वैग। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका उलट बताना है, उसका उलट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। क्योंकि डल का मतलब भी आपको पता है क्या किसके से कहते हैं, और डार्क का मतलब भी अंधेरा होता है, डल का मतलब भी आपको पता है जो चीज़ खैर वाजे हो, ठीक है। तो वैग का जो उलट रहेगा वो क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला, ठीक है। उसके बाद है जी, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्या बताना है, क्या है, शी स्पीक्स लाउडली। इसने पूछना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है लाउडली, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जो कि अलग से एक टॉपिक है, वो अलग से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर असूल नहीं पढ़ाए जा सकते। मैं आपको एक पास्ट पेपर करवा रहा हूँ, जब प्रॉपर क्लास होंगी तब आपको मैं ये सारे असूल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर रख लो याद कि ये है एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। ये क्या चीज़ है, एडवर्ब है। ये क्या है, लाउडली जो है ये क्या है, एक्चुअल में किसी वर्ब के अंदर इजाफा कर रहा है। वर्ब यहाँ पर क्या है, स्पीक्स, स्पीक्स मानी बोलना, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल है। जब वर्ब में इजाफा हो के, एक तो है एक बंदा नॉर्मली बोल रहा है, शी स्पीक्स, कि वो बोल रही है। जब मैं कहूँ शी स्पीक्स लाउडली, कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रही है, तो क्या हो गया, ये जो ऊंची आवाज़ है, ये इस जो बोलना है इसके अंदर इजाफा कर रहा है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो यही वर्ब की, एडवर्ब की डेफिनेशन होती है। और एक अच्छा कंसेप्ट आपको बता दूं कि अक्सर जिसके आखिर में एल वाई होता है ना, मोस्टली चांसेस होता है कि वो एडवर्ब ही होता है, इस एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। जिसके लास्ट में क्या हो, एल वाई हो, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि इसके आखिर में क्या है, लाउडली है। तो ये क्या समझ लो कि इसका आखिर में एल वाई है, इसीलिए जो है ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन ये अलग से कंसेप्ट है, इसको पहचानना आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप शुरू हो गए जनरल नॉलेज के सवालात। पहला सवाल है, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कौन सा जो है दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। दुनिया में टोटल 5 ही ओशंस है। ओशंस क्या होते हैं, बड़े बड़े समंदर। एक होता है सी, सी का मतलब भी समंदर ही होता है, लेकिन ये वो वाले समंदर नहीं होते जो, ये कुछ छोटे होते हैं साइज़ में और ये ज़मीन से टच होते हैं। ये ओशन जो होते हैं ये ज़मीन के साथ टच नहीं होते, मतलब किसी कंट्री वगैरह को नहीं लगते हैं। तो दुनिया में टोटल 5 बड़े ओशंस हैं। पहले नंबर पर पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन। यहाँ पर पूछा गया तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा है, अपना इंडियन ओशन है, ठीक है। ये इंडियन ओशन है, ये इंडिया का नहीं है, मतलब इंडिया को लगता है, लेकिन ये ओशंस का नाम है, ठीक है। कभी समझो कि इंडिया के बाप की मलकियत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन ओशंस इसका नाम है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। पहले नंबर पर कौन सा है, पैसिफिक है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, नाम याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ द IMF इज़ लोकेटेड इन। पूछा गया है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। IMF कैसे कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है, बेसिकली एक इदारा है जो कि लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को जिनकी जो इकोनॉमी वगैरह होती है वो ख़राब हुई पड़ती है, जैसा कि हमारा मुल्क माशाल्लाह पाकिस्तान इसे उधार लेता रहता है हर बार, और ये हमारे पर टैक्स भी लगवाता रहता है, हमारे अंदर महंगाई भी करवाता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, इसने पैसे देने तो उसने अपनी शराइत भी मनवानी है, पैसे वसूल भी तो करने हैं ना। तो यही इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है, अमेरिका का जो अपना कैपिटल सिटी है वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि लोन प्रोवाइड करता है। ये जनरल नॉलेज के सवालात हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने समझनी हर चीज़ों को। उसके बाद है जी, क्यात इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। क्यात जो है कौन से कंट्री की करेंसी है। करेंसी के नेम भी आपसे पूछे जाएंगे, और हर करेंसी जो है ना आपने याद करनी है हर कंट्री के। क्यात कौन सी करेंसी है, ये है जी म्यांमार की। म्यांमार जो एशियन कंट्री है, ठीक है, जिसका इसका पुराना नाम बर्मा भी है। इसको हम पहले बर्मा कहते थे, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम अब जो है वो क्या है, म्यांमार है। अच्छा, तो ये किसकी करेंसी है, म्यांमार की है। उसके बाद है जी, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से याद किया जाए, अपना काम जाना जाता है, ठीक है। तो थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इनमें से तो ऑप्शन ही नहीं है, शायद ये कोई मिस्टेक हो गई होगी लिखते वक्त। तो ये याद रखना है आपने, ये जापान है, ठीक है। ये जो कंट्री का नाम है वो क्या है, जापान है। यहाँ पर है बल्कि सवाल ये वाला, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जापान। जापान को बोलता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब ये क्यों कहते हैं इसे, इसका मतलब क्या है कि सूरज निकलने की, राइज निकलने की जो ज़मीन है उसको कहते हैं। अब सूरज तो हर जगह पे निकलता है, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये मैप में जो है ना एशिया के मशरिक़ में वाक़ है, और मशरिक़ में आपको पता है कि मशरिक़ से ही सूरज निकलता है। और ये जब हम दूर से देखते हैं चाइना वगैरह से, तो हमें ऐसा लगता है कि जो है ना सूरज जापान से निकल
चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं एक्चुअल में, सूरज तो आपको पता है कि और ज़मीन से तो निकलता ही नहीं है वो। उसके बाद है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। पूछा गया है कि दुनिया में सबसे गहरी जो झील है वो कौन सी है, सबसे डीपेस्ट लेक, दुनिया में सबसे डीपेस्ट लेक जो है वो है लेक बैकाल। बैकाल लेक जो है ये वाली, जो कि रशिया में है, रूस जो कंट्री है उसमें है, रशिया का जो साइबेरिया का इलाका है वहाँ पर है लेक बैकाल, ये सबसे गहरी झील है, ठीक है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स ब्लड। पूछा गया है कि जिस इंसानी जिस्म के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है फिल्टर करता है ब्लड को, जो हमारा खून होता है उसको कौन साफ़ करता है, तो वो कौन सा बॉडी को पार्ट करता है हमारा, वो किडनी करता है, ठीक है। आपको पता है लंग्स तो आपको पता है किसका काम करता है, ये तो सांस लेने के लिए होता है। उसके बाद जो हमारा हार्ट होता है ये खून पंपिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर किडनी जो है ना ये सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। पूछा गया कि जो दीवारें चीन है, जो कि बहुत बड़ी दीवार है लंबी, अब तो ये काफ़ी टूटी फूटी हुई है, तो इसको किस डायनेस्टी में बनाया, ठीक है ना, किसकी हुक्मरानी में कौन सी हुकूमत आई थी उसमें बनाया, ठीक है। डायनेस्टी किसे कहते हैं, जिसमें हुकूमत हो, यानी कि कोई बाप बैठा है फिर उसका बेटा बादशाह बने, फिर उसका बेटा बादशाह बने, वो वाली एक पूरी सल्तनत बन जाती है, उसको हुकूमत कहते हैं। तो ये किसने बनाई थी पूछा गया है, तो ये बनाई थी शुरू की थी किन डायनेस्टी ने, ठीक है। ये बाद में और डायनेस्टी ने इस पर काम किया, कुछ किलोमीटर इसने बनाई, फिर उसने कुछ किसी ने बनाई, कुछ किसी ने बनाई, तो ये सब इन्होंने बनाई थी। ये बहुत लंबी कई किलोमीटर के अंदर है ना, दीवार है, बहुत हज़ारों में है किलोमीटर में। तो इस तरह से ये अपना समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो किन डायनेस्टी ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन आपको पता है, आपने लगाई होगी, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। पेनिसिलिन को किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट था तो स्कॉटलैंड का। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट टू द यूएसए फ्राम विच कंट्री। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये एक मुजस्समा है, ठीक है। वो कहता है कि ये जो गिफ्ट किया था अमेरिका को, यूएसए से मुराद क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री ने इसको गिफ्ट किया था, तो ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक मुजस्समा है। आप अगर गूगल पर लिखोगे ना जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आपको नज़र आएगा जो अमेरिका की एक सिटी है ना, तो वहाँ पर ये एक पुतला ऐसे ठहरा होता है अपने हाथ में शमा लिए हुए। ये एक एक्चुअल में क्या था, उनकी आज़ादी के ऊपर गिफ्ट किया गया था फ्रांस की तरफ से अमेरिका को, ठीक है। ये आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखा हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या होता है, लाजिम देखा करो, इससे नॉलेज में इजाफा होता है। उसके बाद है जी विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट। पूछा गया कि कौन से सियारे को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो रेड प्लैनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है, ठीक है ना। मरीख जो सियारा है इसको जाना जाता है रेड प्लैनेट के नाम से। उसके बाद है नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कैपिटल से मुराद क्या होता है, दारुल हुकूमत। जैसा कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, इस्लामाबाद है। इसी तरह से हर कंट्री के अपने दारुल हुकूमत होते हैं, उन्हें हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल सिटी भी बोलते हैं उनको। तो यूक्रेन का जो है वो है कीव, ठीक है। इसे क्यू भी पढ़ते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, स्पेलिंग इसके यही रहेंगे, ठीक है। क्यू या क्यू पढ़ो इसको या कीव पढ़ो, आपकी मर्जी है, लेकिन लगाना यही वाला। उसके बाद है जी व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड। यूएन जो है कब बनाई गई थी, कब इसको बनाया गया था, तो ये 1945 में बनाई गई थी, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में स्टार्ट हुई थी। इसका चार्टर लिखा गया था 26 जून 1945 में, और एक्चुअल में जब ये एग्जिस्टेंस इसकी हुई तो वो कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। अलग से एक टॉपिक है, बाद में समझा दूंगा। विच प्रॉफिट इज़ नोन एज द अबू अल बशर सानी। अब इस्लामियत के सवाल आगे हैं। पूछा गया है कि किन प्रॉफिट को अबू अल बशर सानी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अबूल का मतलब होता है अबू, फादर, ठीक है। बशर का मतलब इंसानों के, सानी का मतलब दूसरे, इंसानों के दूसरे फादर। आपको सबको पता है कि हमारे जो पहले फादर हैं वो कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। सब इंसानियत के सबसे बड़े अपना बाप जो है वो कौन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि दूसरे बाप कौन से प्रॉफिट को कहा जाता है, तो दूसरे बाप जो लक़ब मशहूर है वो किन के लिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये हमारे कैसे हो गए नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, दूसरे फादर कैसे हो गए। तो देखो, जब तूफ़ान नूह आया था ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब आया था पूरी दुनिया ज़मीन पर, तो सब लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर मारे गए थे जो नाफरमान लोग थे, जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। तो फिर इंसानियत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पर कोई भी इंसान नहीं था, वो अकेले इंसान थे, फिर बाद में वहाँ से पैदाइश हुई। ऐसे ही तूफ़ान
नूह के बाद इंसान मर चुके थे, तो फिर जो आगे औलाद बड़ी है तो वो नूह अलैहिस्सलाम क्योंकि ज़िंदा थे, इनके अपना साथ जो और बंदे भी थे वो भी ज़िंदा थे, तो वहाँ से अगली औलाद जो है ना आगे बढ़ी है, उनके बच्चे हुए, फिर ऐसे करते करते फिर इंसान दोबारा से वो हो गई। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं सेकंड अबू, यानी कि ठीक है दूसरे अबू हमारे अबू अल बशर सानी, ठीक है। तो ये इनका टाइटल है, तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इन विच हिजरी ईयर डिड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टेक प्लेस। पूछा गया है कि फ़तह मक्का जो है ना कौन सी हिजरी में हुई थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का कौन सी हिजरी में हुई थी? ये हुई थी 8 हिजरी में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी, ठीक है 8 हिजरी में, जिसमें मक्का को फ़तह कर लिया गया था और ये सब मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुकी थी। तो बड़ी ही फ़तह थी मुसलमानों के लिए, 8 हिजरी में हुई थी। उसके बाद है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किसने लिखा था, कौन लिख रहे थे उसको? तो कौन लिख रहे थे इनको? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लिख रहे थे। असदुल्लाह शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको राइट किया था। इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखी हुई तो जाके देख लेना मेरे चैनल पर, इल्मी वे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, टिकटॉक पर शायद ना मिले, तो इसलिए आपने वहाँ से जाके देख लेनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाई गई है, वो इस तरह से नहीं है, वो एक स्टोरी टाइप है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। उसके बाद है नेक्स्ट जी, विच कैलेफ स्टार्टेड द इस्लामिक कैलेंडर। पूछा गया है कि कौन से खलीफा ने इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखी थी। इस्लामी जो कैलेंडर है जिसमें हम हिजरी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं कि 2 हिजरी 5 हिजरी, तो हम हिजरी के साथ काउंट करते हैं, तो ये एक्चुअल में स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर भी चला गया, तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो तब इन्होंने इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट किया था। तो इन्होंने काउंट किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी मक्का मुकरमा से अब मदीना की तरफ, तो उस टाइम से ये काउंट होता है, ठीक है, कि फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, हिजरी से मुराद हिजरत करने का साल, तो उस टाइम से लेकर अब तक ये काउंट हो रहा है। ये हिजरी कैलेंडर है जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सहाबी इज़ नोन एज द ज़ुन्नुरैन, ठीक है, कौन से सहाबी को ज़ुन्नुरैन कहते हैं? ज़ुन का मतलब होता है रखने वाला, ठीक है, नूरैन का मतलब होता है नूर, 2 नूर को रखने वाला। तो ये जो टाइटल है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, राइट आंसर है। अब ये कहते क्यों हैं? एक्चुअल में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो शादी हुई थी, उनकी जो शादी हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता दिया था हज़रत रुकैया का हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा का अपनी बेटी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये वफ़ात पा गई थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेकंड रिश्ता भी था, जो दूसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम, इनका भी रिश्ता जो है ना हज़रत उस्मान को दिया गया था। तो इसीलिए जो है ना इनको कहा जाता है ज़ुन्नुरैन, मतलब 2 नूर, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ हैं, तो ज़ाहिर सी बात है नूर हैं, तो 2 नूर को रखने वाले, यानी कि ये बड़ा एजाज़ है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कि इनकी जो 2 बेटियाँ हैं वो इनको दी गई थी। हालांकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दी गई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये अपना बीवी है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो भी नूर हैं। हज़रत फ़ातिमा का तो फिर मकाम ही क्या है, ठीक है, तो उनका बहुत ज़्यादा मकाम है। अगर देखा जाए तो जन्नती औरतों के सरदार भी हैं, तो वो बीवी हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, हज़रत फ़ातिमा, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो हर सहाबी का अपना एक टाइटल है, अपने उनकी फजीलत है। उसके बाद है निसाब फॉर ज़कात ऑन सिल्वर इज़, ज़कात के ऊपर जो निसाब है सिल्वर के ऊपर, ठीक है ना, सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। चांदी का जो निसाब है, निसाब का मतलब क्या होता है कि किसके पास कितनी चीज़ें होंगी उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। हर बंदा ज़कात फ़र्ज़, हर बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो ज़ाहिर सी बात है कहाँ से ज़कात देगा, उस पर फ़र्ज़ ही नहीं है। तो ये निसाब होता है कि किसी के पास 7.5 तोले सोना है या फिर 52.5 तोले जो है उसके पास चांदी है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। वो भी उसके पास 1 साल से रखा हुआ हो, तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से उसने ज़कात देनी होती है, अल्लाह की राह में उसने पैसे देने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? चांदी का पूछा गया है तो वो कौन सा है? 52.5 तोला, ठीक है। अगर सोने का पूछा जाए तो वो कितनी होती है? 7.5 तोले होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? 52.5 तोले रहेगा। उसके बाद है हु वाज द 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल का ओहदा अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। पहले ये हुआ करता था जब पाकिस्तान बना था। कैद आज़म साहब तो नहीं थे, ये तो पहले ही थे, ठीक है,
पहले गवर्नर कौन थे? कैदर साहब थे। सिकंदर मिर्ज़ा, यही वाला आंसर ठीक है। चौथे गवर्नर जनरल जो है कौन है? सिकंदर मिर्ज़ा है। और आखिरी गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो वो भी यही है, क्योंकि इसके बाद जो है 1956 में ये थे लास्ट में। 1956 में जब आइन बना हमारा पहला, तो उस वक्त जो है ना फिर ये ओहदा ख़त्म कर दिया गवर्नर जनरल का, फिर बना दिया गया था सदर का ओहदा, प्रेसिडेंट, जो कि आज तक भी चल रहा है। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये हमारे आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं और चौथे नंबर पर भी हैं। और अगर पूछा जाए कि पहले सदर कौन थे, तो वो भी यही हैं। पहले सदर, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे? कैद साहब। दूसरे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, ठीक है। और तीसरे थे ग़ुलाम मोहम्मद। ये चारों को चारों यहीं पर लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये भी आपने याद करनी, ये पाक स्टडी के सवाल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मेंटो इन विच ईयर। जो शिमला वफ्द है, ठीक है, डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? वफ्द, ठीक है। जो लॉर्ड मेंटो से कौन से साल में मिला था? ठीक है, लॉर्ड मेंटो कौन था? वायसराय था। जब पाकिस्तान इंडिया जो जब एक हुआ करता था, तब यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो वहाँ पर उनकी हुकूमतें होती थी, वहाँ पर वायसराय होते थे। तो ये शिमला डेपुटेशन कब मिला था? 1906 में जाके मिला था लॉर्ड मेंटो से। ये क्या था? ये एक्चुअल में जब तकसीम बंगाल हुई 1905 में, तो मुसलमानों के कुछ ग्रोह ने ना उनको काफ़ी ज़्यादा हकूक़ मिलने लग गए। तो हकूक़ जब मिलने लगे तो उन्होंने एक अपना वफ्द बनाया, ठीक है। वफ्द का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जो वहाँ के सियासी लोग थे उन्होंने ग्रुप बनाया, फिर वो गए लॉर्ड मेंटो से मिलने के लिए। फिर वहाँ से उन्होंने डिमांड भी की कि ना आप हमें अलग अलग वोट का हक़ दें। ये वो बहुत सारी चीज़ें डिमांड जैसे होती है, जैसे आज हम किसी हुक्मरान से मिलने जाते हैं और वहाँ पर अपने सिफारिश शुरू कर दें, तो वैसा ही एक समझ लो एक मुआहदा था, डेपुटेशन था, वफ्द था, ठीक है, जो किया था। और मिंटो मॉरल ने इनकी बातें काफ़ी सारी मान भी ली थी। तो 1906 में ये हुआ था। ये हिस्ट्री में आपको पता चलेगा जब हम पीछे वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कराकोरम रेंज इन द पाकिस्तान। पूछा गया है कि कराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना, हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो कराकोरम रेंज की जो सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? K2 है। K2, ठीक है। K2 क्या है? ये दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चोटी भी है, सबसे सेकंड नंबर पर जो माउंटेन हमारा है, तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भी है। पहले नंबर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर K2 है, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। और ये पाकिस्तान की भी सबसे पहले नंबर पर बड़ी चोटी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पर आती है। ये कराकोरम रेंज जो हमारे पहाड़ी सिलसिला उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स। पूछा गया कि 1973 का जो हमारा आइन है पाकिस्तान का, उसमें कितने आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल? 280 आर्टिकल, याद रखना है आपने। 280 आर्टिकल हैं पाकिस्तान के। जो थर्ड हमारा आइन है उसमें पाकिस्तान के 3 ही आइन रहे हैं, 2 तो ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ठीक है। एक 1956 का, एक 1962 का और एक 1973 का। अभी जो चल रहा है वो कौन चल रहा है? 1973 का चल रहा है। इसमें 234 आर्टिकल हैं, इसमें 250 आर्टिकल हैं, और इसमें जो हैं 280 आर्टिकल हैं। और अभी ये चल रहा है, ये दोनों क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं, इनको तोड़ दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, द इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय द अल्लामा इकबाल इन। पूछा गया है कि खुतबा इलाहाबाद जो है ये डिलीवर किया गया था, दिया गया था इलामा इकबाल से, कौन सी डेट को दिया गया था यहाँ पर? तो इलाहाबाद जो एड्रेस है वो दिया गया था 1930 में, ठीक है। 1930 में, ये सबको पता होगा पड़ा, इलामा इकबाल साहब ने जो है ना ये अपना खुतबा दिया था एक। उसके बाद है जी, विच सिटी इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ लाइट। कौन से सिटी को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? रोशनियों का शहर जो है ना पाकिस्तान के, किस सिटी को कहा जाता है? रोशनियों का शहर, वन एंड ओनली कराची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अनडू एन एक्शन इन MS वर्ड। पूछा गया है कि किसी भी MS वर्ड के अंदर किसी अनडू करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो वो कौन सी होती है? Ctrl+Z होती है। जब हम Ctrl+Z दबाते हैं तो कोई भी जो हमने काम किया होता है वो अनडू हो जाता है, ठीक है। ये अलग से मैं आपको सिखाऊंगा जब आप अगर हमारी क्लास में शामिल होंगे तो। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस से। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनमें से है प्रिंटर, स्कैनर। स्कैनर यहाँ पर रहेगी, ठीक है। स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? 2 तरह की डिवाइस होती है कंप्यूटर में, एक होती है इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब सिंपल सा होता है। इनपुट का मतलब होता है जब हम किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो हमारे पेपर वाला जो टेक्स्ट होते हैं वो भी हो सकती है, वो हमारी कोई कमांड भी हो सकती है। तो वो सारी क्या होते हैं? इनपुट होती हैं। उसके बाद आउटपुट क्या होती हैं? जो कंप्यूटर हमें निकाल के देता है वो हमारे वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसा कि
आपको वीडियो शो हो रही है, आपको गाने सुनने को मिल रहे हैं, तो वो सारे क्या कर रहा है, कंप्यूटर आपको बाहर निकाल के दे रहा है। इस तरह से आपको प्रिंट मिलता है, आप अपने स्लिप लेके जाते हैं, आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं, तो वो भी आउटपुट होता है क्योंकि वो आपको बाहर निकाल के दे रहा है। तो स्कैनर जो होता है इसमें हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें मतलब हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे टेक्स्ट वगैरह हैं वो हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये अलग से समझाने के टॉपिक है क्योंकि अभी तो हम जस्ट MCQs कर रहे हैं, जब प्रॉपर टॉपिक होते हैं ना तब आपको डिटेल में समझाया जाता है। उसके बाद है 1 टेराबाइट इज़ इक्वल टू, 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, तो 1 टेराबाइट इक्वल होते हैं 1024 गीगाबाइट के। ठीक है, जिसे हम GB भी बोलते हैं, 1024 GB 1 टेराबाइट के 1 TB के इक्वल होती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है आंसर, तो यहाँ पर रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। H से मुराद हाइपर, T से अपना टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वेबसाइट में होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे ना, आपके पास कोई लिंक आता होगा तो आपने देखा होगा उसके शुरू में लिखा होता है HTTPS या HTTP लिखा होता है, तो ये होता है। ठीक है, यही चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, एक्चुअल में कोई भी हाइपर टेक्स्ट है वो आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये इसका एक प्रोटोकॉल है, इसका एक एड्रेस है, यूँ समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, IP स्टैंड्स फॉर, IP को क्या कहते हैं। ठीक है, IP का मतलब ये भी शार्ट लफ्ज़ है, इसका पूरा नाम बताना है। इसका मतलब है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना इसका मतलब क्या होता है, I से इंटर, P से प्रोटोकॉल। IP एड्रेस भी आपने सुना होगा, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये नहीं होता इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं लगाना आपने। उसके बाद नेक्स्ट है विच मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर, कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल होती है कुदरती तौर नेचर के तौर पर। तो याद रखना है मेमोरी जो होती है ना, जैसे कि रैम है, रोम है, ये सारी कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो नॉन वोलेटाइल कौन सी है, रोम होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो भुलक्कड़ ना, भूल ना जाए। ठीक है, जो ज़ाया ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर हो जाता है बंद, या आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, लाइट चली जाती है या आपकी बैटरी डाउन है वो कंप्यूटर की, इसकी मोबाइल की, तो वो बंद हो जाता है, तो फिर ये जो रोम होता है ये आपकी मेमोरी को ज़ाया नहीं करता। जैसा कि आपका कभी आप अपना मोबाइल बंद करो, बंद करने के बाद दोबारा खोलो या कंप्यूटर आपका बंद हो जाए, तो आपके पास जो फाइलें होती है वो ठहरी होती है। आपके जो पिक्चर्स वगैरह हो सकती है, आपकी कोई PDF फाइल हो सकती है, वो सारी ठहरी क्यों रहती है, क्योंकि वो जो हमारा रोम होता है ना एक्चुअल में उसमें ठहरी होती हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल था, वो भूलता नहीं है। अगर वही चीज़ अगर आपके रैम में ठहरी होती ना तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रैम क्या होता है, जब आप कोई ऐप चला रहे हैं तो वो रैम में खुल रही होती है। जब आपका मोबाइल बंद होता है, जब आप ऑन करते हो तो क्या आपको वही वाला ऐप खुला हुआ मिलता है, नहीं मिलता ना, आपको दोबारा से खोलना पड़ता है। व्हाट्सएप खोलना है या कोई भी ऐप आपने खोलना है, तो वो क्यों खुलता है, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी में होता है, जो कि रैम होती है, जो कि भुलक्कड़ होती है, भूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, कौन सा प्रोटोकॉल जो है यूज़ किया जाता है ईमेल्स को भेजने के लिए। ईमेल्स को भेजने के लिए यूज़ किया जाता है SMTP, याद रखना है आपने, SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है जब हमने किसी को ईमेल्स वगैरह भेजनी हो। ठीक है, ये वेब सर्चिंग के लिए होता है और ये जो SMTP होता है ये ईमेल्स के लिए होता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पूछा गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो है ना एक्सटेंशन फाइल क्या है, एक्सटेंशन फाइल क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जान लो, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा PPTX। ये पावर पॉइंट की है न्यू की। ठीक है, अगर आपसे 2007 से पहले की पूछ जाए तो वो PPT होती है प्रेजेंटेशन की। ठीक है, .ppt और ये PPTX। अब ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं, हर फाइल को ना डिफ़ाइन किया जाता है, वो उसकी एक्सटेंशन होती है। जैसा कि आप कोई वीडियो देखते हैं ना तो आपने गौर किया होगा उस वीडियो का नाम पहले लिखा होता है यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या होता है वहाँ पर डॉट के बाद MP4 लिखा होता है, तो ये आपको समझ लग जाता है कि ये ना वीडियो है। MP4 इसकी एक्सटेंशन होती है वीडियो की। ठीक है, इसी तरह से आप ऑडियो सुनते हैं, कोई भी सॉन्ग आप सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई भी आप ऑडियो सुन रहे हैं तो लास्ट में .MP3 लिखा होता है, देखोगे आपने MP3, तो .MP3 ये एक्सटेंशन होती है ऑडियो की। आपको पता होता है ये ना ऑडियो फाइल है, वीडियो नहीं है। इसी तरह से PDF आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बुक ले लेते हैं, आखिर में लिखता है .PDF लिखा होता है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये ना एक PDF डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने पढ़ना है, या कोई बुक वगैरह हो सकती है। इसी तरह से इनके भी अलग अलग हैं, वर्ड की अलग होती है, ये वर्ड की ये वाली होती है, डॉक्स होती है, एक्सेल की ये XLX होती है। ठीक है ना, उसके बाद ये पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है ये उसकी होती है, ये एक्सटेंशन ऐसे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड
पहली जनरेशन आपका जो पहले जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें क्या यूज़ किया जाता था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहली जनरेशन जो थी उसमें यूज़ होता था कौन से? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो ये नहीं रहे हैं, जब पहले स्टार्ट हुए थे कंप्यूटर, उसकी जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल ऐसा कोई भी काम नहीं है, ये वैसे भी स्लो चलता था। उसके बाद है जी नेक्स्ट, URL स्टैंड्स फॉर। URL जो है ना, इसका क्या मतलब बनता है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है इसका पूरा नाम क्या बनेगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता क्या है? ये होता है बेसिकली किसी भी वेब पेज का, किसी भी पोस्ट का एक एड्रेस होता है। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि इस लिंक पर क्लिक करके फ़लाँ चीज़ देख लो, तो वो मैं आपको क्या दे रहता हूँ? एड्रेस दे रहता हूँ कि इस लिंक पर क्लिक कर लेना तो आपको फ़लाँ चीज़ नज़र आ जाएगी, या आपको ऐड देखने को मिलेगा, या आपको PDF बुक मिल जाएगी। वो जो लिंक होता है ना, एक्चुअल में जो भी लिंक होता है वही लिंक एक्चुअल में URL होता है। उसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? URL। URL का मतलब क्या होता है? किसी का एड्रेस, के फलां पेज पर, फलां वेबसाइट पर ये चीज़ पड़ी हुई है, वो URL कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ वाटर इज़ रिटन एज। अब ये आ गए हैं IQ के सवाल, ठीक है। वो कहता है कि अगर वाटर को हम लिख देते हैं क्या? XBUFS, हाउ इज़ ब्लड रिटन। तो ब्लड को हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको लॉजिक लगाना है, आपने दिमाग लगाना है। ये ट्रिक्स हैं जो आपने सीखनी होगी। ये अपने आप में एक चैप्टर है IQ का, तो 1 बाय 1 ये आपने सीखना है। ये आप खुद से मुश्किल कर पाएंगे, इसलिए आपने ट्राई करना है कि आप किसी गाइडलाइंस में पढ़ें। अच्छा, वाटर को अगर ऐसे लिख देते हैं, देखो अब यहाँ पर आपने क्या दिमाग लगाना है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये है W, ये है X, ये है A, ये है B, फिर T, फिर U। ये कैसे बन रहा है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में जो जैसे भी जब भी ये इस तरह के वर्ड है ना इंग्लिश वाले, तो आपने ABC को दिमाग में रखना है। जो आपने ABC बचपन में सीखी थी, ABCDE, जो कि टीचर पढ़ा के आपके मत मार देती थी, वही वाले, ठीक है। ABC याद रखने, वही वाली आपकी काम आने वाली। तो आपकी टीचर की गलती नहीं थी, आपकी टीचर ने आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया था। तो ABC आज काम आने वाली है। वो क्या काम आएगी? देखो यहाँ पर W के बाद उसने क्या लिखा है? यहाँ पर X लिख दिया, ठीक है। अगर हम ABC को तरतीब से पढ़ें ना, तो W के बाद X आता है, WXYZ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो W को जो है ना एक अल्फ़ाबेट मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से A के बाद उसने लिख दिया B, ये तो आपको पता है A के बाद B ही आता है, ठीक है। T के बाद वो लिख रहा है यहाँ पर U, तो T के बाद U ही आता है। E के बाद F लिख रहा है, F ही आता है। R के बाद S, तो ये ABC तो हमारे काम आ रही है। वो क्या कर रहा है एक्चुअल में? जब वो उसने इससे नया वर्ड बनाया है ना, तो क्या करता है? एक एक अल्फ़ाबेट जंप कर देता है, एक एक अल्फ़ाबेट आगे कर लेता है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसमें जब हम इसको लिखना है, इसका हमने बताना, तो हम वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। B के बाद आपने एक जंप आगे करना है। B के बाद क्या होता है? C होता है, ठीक है। L के बाद क्या होता है? M होता है। O के बाद P होता है। O के बाद P होता है। D के बाद ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पर E आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? CMPPE, ये वाला। बस यही लॉजिक लगाना था। तो टीचर की ABC आज आपको बहुत ज़्यादा काम आई होगी। समझ आ गया ये आपको? उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द ओड वन आउट। आपने इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ जो है ना ओड वन आउट है। ओड वन आउट का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज़ इनमें से डिफरेंट है, कौन सी चीज़ अजीब है। ओड का मतलब अजीब होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, वो आपने यहाँ पर बताना है। ओड वन आउट बताना है इन चारों में से। पहला है एप्पल, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है ऑरेंज, फिर पोटैटो, उसके बाद बनाना। तो कौन सा अजीब है? अजीब कैसे पता लगेगा आपको? तो आपने खासियत मिलानी है। 3 चीज़ें एक जैसी होंगी और चौथा जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसा कि एप्पल एक क्या है? फ्रूट है। ऑरेंज भी फ्रूट है। उसके बाद बनाना भी क्या है? फ्रूट है। तीनों फ्रूट हैं। तो ये चौथा जो है ना, ये सब्ज़ी घुसी हुई है, पोटैटो। और वैसे भी आलू आपको पता है हर सब्ज़ी में ही घुस जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है? एक्चुअल में ये सब्ज़ी है। तो आपको यही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ना सिमिलर है। ओड वन आउट नहीं, एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन ये वाला इनसे डिफरेंट है। ये क्या है? हमारा पोटैटो है। यहाँ पर आंसर रहेगा। उसके बाद है जी, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें डायरेक्शन वाला सवाल है ये कि एक बंदा है जो कि 5 किलोमीटर चल लेता है साउथ की तरफ, फिर चल जाता है ईस्ट की तरफ, फिर 3 किलोमीटर चलता है। आप बताओ कि उसकी डायरेक्शन किस, जो जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसकी डायरेक्शन क्या बनती है यहाँ पर। तो ऐसे सवाल को हल करने का सिंपल सा तरीका होता है, आपने डायरेक्शन लगानी होती है। ऐसे सिमतें जो आपने पढ़ी थी बचपन में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है ईस्ट, उसके बाद यहाँ पर होता है नॉर्थ, और यहाँ पर होता है साउथ, ठीक है। वही वाला मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, वही वाली चीज़ें हैं। अब एक बंदा है 5 किलोमीटर कहता है साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो साउथ का मतलब क्या है? इधर। फॉर एग्जांपल बंदा यहाँ पर था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
अच्छा, जो बंदा था यहाँ पर था, कोई भी बंदा है, ठीक है, यहाँ से वो मूव करता है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, ये हमारा साउथ इस साइड पे है, ठीक है, 5 किलोमीटर आ गया। उसके बाद कहता है कि फिर एंड वॉक्स 3 किलोमीटर देन टर्न्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो मुड़ता है, ठीक है ना, टर्न होता है, टर्न लेता है। तो ईस्ट कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर ईस्ट है, तो ये इस तरफ जाता है, फिर 3 किलोमीटर और वॉक करता है। तो वो कहता है अब बताओ कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, जहाँ पर बंदा ठहरा हुआ है तो डायरेक्शन ज़ाहिर सी बात है ये बनेगी, साउथ ईस्ट वाली बनेगी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, साउथ ईस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहीं पर ही घूम रहा है, अभी इधर तो गया नहीं वेस्ट वाली साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे, तो हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ ईस्ट रहेगी। ये अलग से एक सब कंसेप्ट हैं, ये इसमें कंफ्यूज ना होना, ये जब स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपको कोई भी सवाल आया हुआ होगा तो आप इजीली कर लोगे उसको। उसके बाद है कंप्लीट द एनालॉजी, इसमें से आपने कंप्लीट करना है एनालॉजी को। एनालॉजी मीन्स क्या होता है, रिलेशंस, जिसमें हम रिलेशन बताते हैं एक चीज़ का दूसरे के साथ, फिर वही रिलेशन हमने लगाना होता है अगले क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि वो कहता है कि डॉक्टर का रिलेशन है, वो कहता है पेशेंट के साथ, ठीक है, डॉक्टर का पेशेंट के साथ होता भी है। टीचर का किसके साथ वास्ता पड़ता है, टीचर का वास्ता किसके पड़ता है, आपके साथ, स्टूडेंट के साथ। जैसा कि मैं टीचर हूँ और मेरा वास्ता पढ़ने वाला है आपके साथ, तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, स्टूडेंट रहेगा। डॉक्टर बेचारा मरीज़ों को चेक करता रहता है, ठीक है ना, और उस्ताद जो होता है, टीचर जो होता है, वो अपना शागिर्दों को करता रहता है, स्टूडेंट को, उनको पढ़ाता रहता है। तो ये हमारा रिलेशन था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 जनवरी इज़ फ्राइडे व्हाट डे विल बी ऑन 31 जनवरी। पूछा गया कि अगर 1 जनवरी को जुम्मा था, फ्राइडे था, तो बताओ कि 31 जनवरी को जो है ना कौन सा दिन बनेगा। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि आपको समझ आनी चाहिए कि 1 जनवरी को है जुम्मा, तो मतलब क्या हुआ कि अब जो नेक्स्ट जुम्मा आने वाला है वो कब होगा, 8 को होगा, 8 जनवरी को ना, 7 दिन के बाद ही आता है ना, तो ये 8 जनवरी को हमारा पहला जुम्मा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमने नेक्स्ट जुम्मा काउंट करना है, वो भी उसके 7 दिन बाद ही, तो 15 जनवरी को क्या हो जाएगा, दूसरा जुम्मा हो जाएगा हमारा। फिर हम सच में 7 काउंट करेंगे तो ये हमारा जाएगा 22, ठीक है, 22 हो जाएगा, जो तीसरा हमारा जुम्मा हो गया। चौथा जुम्मा हम चेक कर लेते हैं, तो हमारी क्या डेट बनेगी, 29 डेट बनेगी, ठीक है। तो 29 तक हमें पता चल गया है कि यहाँ तक तो हमारे 4 जुम्मे हो चुके हैं। अब उसने पूछा क्या 31 जनवरी को क्या होगा, तो जब 29 को क्या है, जुम्मा है, तो फिर जो है 30 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, हफ्ता हो जाएगा, और 31 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, बस। तो 31 को मतलब क्या होने वाला है, आपका संडे वाला दिन आने वाला है, क्योंकि जुम्मा का हमें पता था कि ये जुम्मे हैं, ठीक है, फ्राइडे का हमें पता था। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आंसर लगा देंगे संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 100, 95, 85, 70। पूछा गया कि कौन सा नंबर जो है इस सीक्वेंस में नेक्स्ट आने वाला है। तो कैसे आने वाला है, तो इसको आपने कैसे काउंट करना है। देखो, जब भी नंबर सीरीज़ होती है ना, तो वो कैसे बनाई जाती है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड या उसमें से कुछ ना कुछ मैनेज करके नेक्स्ट वर्ड बनाया। जैसे कि 100 से बन गया है 95, तो इसने कुछ ना कुछ इसमें जमा किया होगा या इसने मैनेज किया होगा। अगर चीज़ कम हो रही है तो 100% मैनेज किया होगा, ठीक है। 100 से 95 हो गया, मतलब इसने यहाँ क्या किया है, 5 को माइनस किया तो 95 बन गया। अगर 100 में से मैं 5 निकाल दूँ तो 95 बनता है ना, तो फिर 95 से क्या बन गया, 85। इसका मतलब उसने यहाँ से 10 निकाल दिए, 10 माइनस कर दिया, क्योंकि 95 में से 10 चले गए तो क्या बनता है, आपको समझ आनी चाहिए, वो 85 ही बनता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, यहाँ से फिर उसने क्या कर दिया, 70 बना लिया। जब 70 कैसे बना, तो इसने यहाँ से 15 माइनस कर दिए। जब 15 माइनस करो तो 85 में से तो क्या बनता है, 70 बनता है। अभी क्या समझ आ रहा है आपको, लॉजिक कुछ यूँ लग रहा है, 5 निकाले, फिर 10 निकाले, फिर 15 निकाले, अब क्या निकालेगा, 20 निकालेगा, क्योंकि वो 5 के फ़र्क के साथ बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इस 70 में से क्या कर देंगे, 20 को कर देंगे माइनस, तो 70 में से 20 चलेगा, कितने बचेंगे, 50। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 50 रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा। इसको ऐसे हल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, रीअरेंज। अच्छा, आपने इसको रीअरेंज करना है, TRAEH, ये कोई वर्ड है, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो इससे आपने एक ऐसा वर्ड बनाना है जो कि जिसका कोई ना कोई मतलब बनता हो, मीनिंग बनता हो। तो इसको रीअरेंज आप करते हैं, तो पहला है हर्ट, तो इससे हर्ट बन सकता है। H को अगर मैं ऐसे लिखूँ, शुरू में लिख दूँ, फिर E को बाद में, फिर आ यहाँ पे, ये हमने रीअरेंज किया, ठीक है। तो हर्ट तो बनता है, ये तो हमारा आंसर ठीक है। दूसरा भी देख लो, अर्थ, तो तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B, तो अर्थ भी इससे बन सकता है। देखो, E को अगर मैं लिख दूँ स्टार्ट में, A को फिर लिखे हूँ, रीअरेंज हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अर्थ भी बनता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन B और A दोनों ही आंसर रहेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही कैंसिल है, ठीक है। तो हर्ट भी बनता है और अर्थ भी बनता है इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं,
पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, अ गर्ल सेड, एक लड़की ने कहा, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। एक लड़की थी, उसने किसी लड़के की तरफ इशारा कहा, उसने कहा कि ये जो बंदा है ना, ये जो है, ये ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन, कि ये बेटा है, किसका बेटा है? ओनली सन, ये किसका बेटा है? उसका बेटा है, जो कि ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब जो उसका दादा जान है उसका जो बेटा है, फिर ये उसका बेटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ओनली सन। देखो इसका बेटा ग्रैंडफादर, क्या इसका बेटा, इसका क्या हो गया? अबू हो जाएगा लड़की का, ज़ाहिर सी बात है ना, उसका दादा जो है उसका बेटा उसका अबू हो जाएगा, तो उसके अब्बू का बेटा, उसके अब्बू का बेटा क्या हो जाएगा? उसका भाई। सिंपल सी बात है ना, उसके अब्बू का जो बेटा है वो उसका भाई है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या रहेगा? ब्रदर रहेगा। तो ये IQ के सवाल ऐसे घुमाते हैं, कोई टेंशन लेनी, इसके कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं आपने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 16, 32, 49, 51। आपने यहाँ पर एवरेज बतानी है इसकी। तो एवरेज मालूम करना बहुत ही आसान होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है, जितने भी हमारे पास एंट्री आई हुई ना, इनको आप जमा कर दो, जैसा कि 8 जमा 16 जमा 32 49 फिर 51, और बटे में क्या लिख देते हैं? जितनी बार ये आई होती हैं, जैसा कि एक एंट्री ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4 5 बार आई हुई है, ठीक है। कॉमे से बाहर जो होते हैं ना, वो एक ही काउंट होती है, इसको डबल काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये एक एंट्री है, 2 है, 3 है, तो जितनी एंट्री है यहाँ पर लिख देनी है। इसको आपने जमा कर देना है, तकरीबन कोई 157 आएगा। इसको आप 5 के साथ तकसीम कर देना, तो आपको आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर कहो तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलो मैं कर देता हूँ, फिर आप बाद में गिला करोगे कि पता नहीं सर को खुद को भी आते हैं नहीं। तो 32, फिर उसके बाद 49, 51। इसको आपको कैलकुलेटर वगैरह नहीं दिया जाएगा, तो ये आपने तरीका सीखना है। कभी आप समझो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये आपने इसी से करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर वगैरह मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपने इसको ऐसे ही करना है जो हम पुराने ज़माने में करते हैं। 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12, 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो 156 ये आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 156, और इसके बटे में क्या है? 5 है। तो इसको हमने हल करना है, कटता तो नहीं है आपस में, क्योंकि आखिर में 6 लगा हुआ है, 5 के साथ नहीं कटेगा। तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे तकसीम 5 दिया, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 6 नीचे उतर आएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, सॉरी 1 का लग सकता है अभी। 5 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 की बारी यहाँ पर आ सकती थी अभी, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर लगाना है आपने, फिर यहाँ पर 0 हम लगा सकते हैं। 5 दूने क्या हो जाएगा? 10। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे तकसीम जो हम करते थे। तो ये 31.2 आता है, ठीक है। तो 31.2 ही आपका क्या रहेगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है। ये है एवरेज मालूम करने का तरीका। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एवरेज कैसे मालूम करते हैं, परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, एज कैसे मालूम करते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है जो कि स्टेप बाय स्टेप ही समझा जा सकता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसमें 60 नंबर का ही पेपर आया था। तो यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग नंबर 3, 9, 27। आपने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ये भी IQ का सवाल है, तो इसको हमने लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगेगा? 3 से बन गया है 9, 9 से बन गया है 27। जो कैसे बन रहा है ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? 3 को मल्टीप्लाई किया गया 3 के साथ, ठीक है। 9 3 27, फिर ये 9 से क्या बन गया? 27। तो 9 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ। तो ये कैसे बना गया है? 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 9 बन जाता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 बनता है। तो हम भी क्या करेंगे? आगे वही वाला काम करेंगे, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 81। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर ये वाला आएगा। तो 81 आपका आंसर रहेगा। तो हमारे 60 MCQs जो थे वो अपना इस क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक ओरिजिनल पास्ट पेपर था। जो नेक्स्ट पेपर मैंने आपको बताया है जो आपका अभी आएगा वो होगा 100 MCQs का। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। अगर आपका दिल चाहे तो आप हमारी क्लास में आके ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप आके रब्ता कर लेना। फ़ीस फिक्स रहेगी, वही वाली रहेगी जो कि मैंने शुरू में आपको बता दी है। अगर नहीं भी क्लास लेनी तब भी आपने हमें SMS लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।